नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया और देश की जनता पर बहुत अत्याचार किए। आजादी के बाद हमारे देश पर बड़े बड़े नेताओं ने राज किया और देश की जनता को सिर्फ वोट देने वाली एक मशीन बनाकर छोड़ दिया। सरकारों ने कभी भी इस तरह की कोई व्यवस्था बनने ही नहीं दी जिसमें जनता भी सरकार के कामकाज का हिसाब ले सके और एक प्राइवेट कंपनी की तरह बेहतर सेवाओं की मांग कर सके। हमारे देश में सड़क और पुल बनाने जैसी कोई भी योजना, कोई भी परियोजना कई साल तक ऐसे ही अधूरी पड़ी रहती है और देश की जनता उसकी वजह से अपने जीवन के कई साल, कई वर्ष ट्रैफिक जैम में खड़े खड़े बर्बाद कर देती है। आज हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली की ऐसी 3 जगहों पर लेकर चलेंगे जहां महीनों का काम कई वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ है। यह खबर आज हम खास तौर पर दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से इस ट्रैफिक जैम से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही और हमारी व्यवस्था में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जब तक चुनाव ना आए उससे पहले भी अगर देश की जनता सरकार से कोई सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ सके। हैरानी की बात यह है कि जिन सड़कों पर ट्रैफिक जैम और कंस्ट्रक्शन की वजह से एम्बुलेंस कभी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती, देश की जनता कभी भी समय पर अपने काम पर नहीं पहुंच पाती, वहां जोमैटो नाम की एक फूड डिलीवरी कंपनी ने यह ऐलान किया है कि वो अब 10 मिनट के अंदर खाना आपके घर पर डिलीवर कर देगी। 10 मिनट में। आज दिन भर देश के लोगों ने इस कंपनी की ट्रोलिंग की है और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई कंपनी अपनी सेवा देने के लिए तैयार है लेकिन लोग उस सेवा को लेने से ही इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता का कहना है कि इस तरह की सर्विसेज से यह कंपनी अपने डिलीवरी बॉयज और उनके साथ साथ दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाल रही है। और इसके बाद हम देश के करोड़ों छात्रों के स्कूल और कॉलेजों के जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने कहा है कि अब से केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में 12वीं क्लास के नंबरों के आधार पर एडमिशन नहीं होगा, बल्कि इसके लिए छात्रों को अलग से प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इसका मतलब यह है कि आपने बोर्ड की परीक्षा कितनी भी मेहनत से दी हो और कितने भी नंबर आपने ले लिए हो, उनका कॉलेजों में दाखिले के लिए अब कोई महत्व नहीं रहेगा, यानी आपको जीवन नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। और आखिर में हम शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर आपको यह बताएंगे कि क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। उस जमाने में भगत सिंह के पक्ष में देश की जनता इस कदर खड़ी हो गई थी कि महात्मा गांधी को भी कराची जाने के लिए भगत सिंह के पिता को अपने साथ ट्रेन में लेकर जाना पड़ा था। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से 72 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। मामले को लेकर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी ने हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। कि हम 7 सांसद टीम लेके गए थे, 7 सांसदों का आदरणीय अमित शाह जी से मिलने के लिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके विषय में उन्होंने बात भी कर ली है अधिकारियों से कि वो इस घटना का रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट लेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रयोगशाला है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही है। Considerably pained and disturbed at the horrifying barbarity at Rampur Haat that, according to the DGP, has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अनुचित बयान देने से परहेज करने और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने की अनुमति देने की गुजारिश की है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो। हम चैन से रहे, आराम से रहे, मगर ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। कश्मीरी पंडितों के सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर सच्चाई जानना है
तो आयोग गठित करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से आयोग गठित करने की मांग की है। If you want to know the truth, they should appoint a commission. उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ 55 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। शपथ ग्रहण समारोह के लिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 70,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को भी न्योता दिया गया है। यूपी की करहल सीट से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद थे। अखिलेश के इस्तीफे के बाद साफ हो गया है कि अब वो पूरी तरह से राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की सलाह पर इस्तीफे का फैसला किया। अखिलेश के साथ ही आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आजम खान अब रामपुर सदर सीट से विधायक रहेंगे। आजम खान रामपुर से सांसद थे। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अब 3 सदस्य बचे हैं। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने की मंजूरी दे दी है। नगर निगम के कामकाज में सुधार का तर्क देकर यूपीए सरकार ने 2012 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा था, लेकिन सुधार के बजाय नगर निगमों के वित्तीय संकट में फंस जाने से मुश्किल बढ़ गई और कर्मचारियों को समय पर वेतन देना तक मुश्किल हो गया। ऐसे में मोदी सरकार ने अब इसके एकीकरण का फैसला किया है, जिसका बीजेपी ने स्वागत किया। तीनों निगमों के एकीकरण का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस फैसले से निगम मजबूत होगा। निगम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। दिल्ली में 18 मई से पहले नगर निगम का चुनाव पूरा होना है। समय पर चुनाव कराने के लिए कैबिनेट के फैसले को संसद से जल्द पास कराना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट के फैसले को चुनाव टालने की साजिश बताकर इस पर सियासत शुरू कर दी। हमारी ये डिमांड है कि चुनाव अपनी तारीख के हिसाब से होने चाहिए और आज भाजपा भी वही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, तो वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इस्लामाबाद में ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। ये बैठक आज और कल 2 दिनों तक चलेगी और इसके बाद 25 मार्च को इस्लामाबाद में विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने रैली करने का ऐलान किया है। 25 मार्च को ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। बताया जा रहा है कि इमरान खान सरकार पर अल्पमत में होने का संकट बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी ओर सेना भी इमरान की मदद करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से इमरान खान की कुर्सी जाने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि सेना के साथ उनकी सरकार के अच्छे रिश्ते हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की फौज ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान के एक बेहतर और एक मुस्तहकम इस्तेहकाम वाले पाकिस्तान के का आयनादार है और ये इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अपहरण और धर्मांतरण का विरोध करने पर लड़की को गोली मार दी गई। सिंध प्रांत के सुक्कुर जिले की रहने वाली पूजा की उम्र 18 वर्ष थी। अपहरणकर्ता पूजा से जबरन शादी करने के लिए उसको अगवा करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें सफल न होने पर उसने लड़की की हत्या कर दी। हत्या के मुख्य आरोपी वाहिद बख्श लशारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की तरफ विश्व समुदाय से ध्यान देने की अपील की है। मुझे बहुत अफसोस और खेद है, निरंतर ये बच्चों को अगवा करना और धर्म बदलने का काम पाकिस्तान में चल रहा है। मैं विदेश मंत्रालय से भी आग्रह किया है, उसके परिवार से मेरी कल बात हुई, तो मैं आग्रह करता हूं विदेश मंत्रालय से कृपया इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। अमेरिका के एनजीओ सिंधी फाउंडेशन के मुताबिक
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर साल 12 से 28 वर्ष तक की उम्र वाली करीब 1000 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आज डीएनए की शुरुआत हम 126 साल के स्वामी शिवानंद की इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जो राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर नंगे पैर चलकर आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रणाम किया था अपने घुटनों के बल बैठकर। ये तस्वीर भारत के एक आम आदमी की है जो झुककर धन्यवाद देना भी जानता है, जिसके सामने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी की ताकत को कम करके आंकते हैं। वो इस तरह के प्रणाम को कमजोरी समझने लगते हैं और वो आम आदमी को कमजोर और गरीब समझने लगते हैं। लेकिन आज हम इसी आम आदमी की ताकत का विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर इस देश का आम आदमी ठान ले तो वो बिना पब्लिसिटी के कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को सुपरहिट बना सकता है, 5 राज्यों के चुनाव में नकली माहौल को एक्सपोज कर सकता है और वो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी घुटने पर लाने की ताकत रखता है। इस विश्लेषण की प्रेरणा हमें 126 साल के स्वामी शिवानंद की इन तस्वीरों से ही मिली है जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। और आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत में कंस्ट्रक्शन के नाम पर आम लोगों के धैर्य का इम्तिहान कब तक ऐसे ही लिया जाता रहेगा। आज हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली की ऐसे 3 स्थानों पर लेकर चलेंगे जहां महीनों का काम कई वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ है और दिल्ली की जनता चुपचाप सहती जा रही है। ये खबर आज हम खास तौर पर हमारे दिल्ली के दर्शकों के लिए कर रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से इस ट्रैफिक जैम से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो वर्ष 2020 में चीन से आई थी। उस समय दुनिया कोविड से ज्यादा परिचित नहीं थी, लेकिन चीन ने तब इस महामारी से निपटने के लिए सिर्फ 10 दिन में 1000 बेड वाला एक अस्पताल तैयार कर दिया था। इस वीडियो को देखिए। तो चीन ने कोविड से निपटने के लिए 10 दिन के अंदर 1000 बेड वाला यह अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया। 10 दिन में यह एक रिकॉर्ड टाइम है। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीरें देखिए जहां पिछले 2 साल और 3 महीनों से सिर्फ 410 मीटर लंबे एक अंडरपास को बनाने का काम चल रहा है, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज इस अंडरपास का उद्घाटन करने वाले थे और इस उद्घाटन समारोह के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लेकिन अगर आज कोई चीज तैयार होने से रह गई तो वो थी ये अंडरपास। इस अंडरपास को बनाने का काम दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2019 में शुरू किया था। अब हम बात कर रहे हैं 2022 की, और तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट केवल 1 साल में पूरा हो और दिसंबर 2020 में इसे दिल्ली की जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिसंबर 2020 की तारीख तो आई, लेकिन इस अंडरपास का काम तब तक 30% भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक और नई तारीख दी और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और अब तक कुल 6 बार इस अंडरपास का उद्घाटन समारोह टाला जा चुका है, क्योंकि ये अपनी डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाया और आज भी ये जो परियोजना है ये देरी से चल रही है। आज इसका उद्घाटन होना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। वर्ष 1993 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दामिनी,
और इस फिल्म में वकील का किरदार निभाने वाले सनी देओल जज से एक डायलॉग में ये कहते हैं कि उन्हें अदालत से तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ये डायलॉग आपने भी सुना होगा, तारीख पर तारीख वाला ये बड़ा मशहूर डायलॉग है। और यही बात आज हमारे देश के आम लोग भी कह रहे हैं कि जब इस तरह की परियोजनाएं चलती हैं, शुरू होती हैं, तो उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। उन्हें हर बार एक नई तारीख दे दी जाती है लेकिन उस तारीख पर ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते और सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की सेवाएं ले रहे होते तो आप सवाल जवाब कर भी सकते हैं, आप उन सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं, आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन सोचिए, दिल्ली की जनता के पास तो यह विकल्प ही नहीं है कि वो सरकार से पूछ पाए कि भाई जिस चीज को 1 साल में पूरा होना था वो अब तक पूरा कैसे नहीं हो पा रही। और इसकी वजह से दिल्ली के लोगों को घंटों हर रोज सुबह और शाम इस ट्रैफिक जैम से संघर्ष करना पड़ता है। यानी आज भी सरकारें हमारे देश के आम लोगों की ताकत को समझ नहीं पाई हैं, उस ताकत को कम करके देखती हैं और उन्हें लगता है कि लोगों का क्या है, लोग खड़े रहेंगे ट्रैफिक जैम में, लोग अपने घंटों घंटों बर्बाद करते रहेंगे, अपने काम पर नहीं पहुंच पाएंगे, एम्बुलेंस अस्पताल में नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। और सरकारों को लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स में चाहे जितना समय निकल जाए, आम लोग कभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास कुछ कहने का विकल्प ही नहीं है, कुछ करने का विकल्प ही नहीं है। 5 साल में एक बार वोट डालने की बारी आती है और उस समय भी कुछ और नए मुद्दे आ जाएंगे और सरकारें समझती हैं कि देश की जनता ऐसे ही सहनशील बनी रहेगी और ट्रैफिक जैम में खड़े खड़े अपना आधा जीवन निकाल देगी। दिल्ली का आश्रम, दिल्ली में एक जगह है, जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं उन्हें नहीं पता होगा, बड़ी मशहूर जगह है जिसका नाम आश्रम है। दिल्ली का आश्रम आज की तारीख में इतना अशांत हो चुका है कि यहां लाखों गाड़ियां घंटों तक हर रोज ट्रैफिक जैम में फंसी रहती हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहां हर दिन 3 लाख गाड़ियों की आवाजाही होती है और इस दौरान 24 घंटे और 7 दिन ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी रहती है, चाहे आप किसी भी दिन चले जाइए। इसी तरह की स्थिति दिल्ली में एक और स्थान पर है। दिल्ली के लोधी रोड इलाके के पास भी यही स्थिति है, जहां लोगों को सिर्फ 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 30 से 40 मिनट तक का ट्रैफिक जैम मिलता है। 4 महीने पहले इस इलाके में कंस्ट्रक्शन के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की एक पाइपलाइन फट गई थी, जिसकी वजह से सड़क धंस गई। आप सोचिए वो सड़क भी कैसी होगी जो धंस गई। लेकिन आज 4 महीने के बाद भी इस सड़क की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया और यहां हर रोज इसी तरह लोग घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं और इसका काम भी करवाना जो है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इसी तरह दिल्ली के प्रगति मैदान पर, प्रगति मैदान भी दिल्ली की एक बहुत मशहूर जगह है, प्रगति मैदान पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली एक टनल यानी सुरंग बनाई जा रही है और इस टनल को बनाने का काम वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। सोचिए 5 साल पहले, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन थी मार्च 2019। अब जब हम बात कर रहे हैं 2022 आ चुका है, लेकिन यह सुरंग अब तक तैयार नहीं हुई और अब तो दिल्ली के लोगों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि प्रगति मैदान के पास टनल नहीं बल्कि शायद बीरबल की खिचड़ी पक रही है, जो बनकर तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही। और यह टनल भी दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है। आज हम खास तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग की तो जांच होनी ही चाहिए, देखना चाहिए वहां कौन से ऐसे लोग बैठे हैं जो काम करने के लिए तैयार नहीं, जो 6 महीने के काम में 6 साल लगाते हैं। उनकी कोई तो जवाबदेही होती होगी, उनके ऊपर कोई तो बैठा होगा, कोई तो उनसे पूछेगा कि इस ट्रैफिक जैम के लिए जिम्मेदार कौन है। आज दिल्ली के लोगों को दिल्ली की सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर जो प्रोजेक्ट्स महीनों में पूरे हो जाने चाहिए थे वो वर्षों के बाद भी अधूरे क्यों पड़े हुए हैं। अब एक तुलना देखिए, एक तरफ दिल्ली का ये पीडब्ल्यूडी विभाग इन प्रोजेक्ट्स को वर्षों के बाद भी पूरा नहीं कर पाया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे नंबर 8 के तहत आने वाले एक फ्लाईओवर को बनाने में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली के धौलाकुआं जंक्शन पर बने इस फ्लाईओवर को सिर्फ, आपको यकीन नहीं होगा अपने कानों पर, इस फ्लाईओवर को सिर्फ 136 दिनों में तैयार कर लिया गया। इससे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2021 में यानी पिछले साल एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसमें महाराष्ट्र के सोलापुर से बीजापुर तक
25 किलोमीटर लंबी सड़क सिर्फ 24 घंटे में बना दी गई थी और यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज इन आंकड़ों और तस्वीरों को देखकर दिल्ली के लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग केंद्र सरकार के अधीन चला गया तो उनकी तकलीफें रातों रात कम हो जाएंगी और उनकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप सोचिए, इसी दिल्ली में एक फ्लाईओवर ऐसा है जो 136 दिन में बनकर तैयार हो जाता है और एक फ्लाईओवर ऐसा है जिसे बनने में 5 साल लगते हैं। तो ऐसा क्या है, और एक ही शहर में है दोनों। आज दिल्ली में हर 10 में से 9 एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाती। इसी तरह हर 10 में से 6 लोग ट्रैफिक जैम में फंसने से अपने दफ्तर या अपने काम पर पहुंचने में लेट होते हैं हर रोज। और दिल्ली में हर व्यक्ति पूरे साल में 7 दिन केवल ट्रैफिक जैम में बिता देता है। यानी हर साल हर व्यक्ति अपने जीवन के 7 दिन इस ट्रैफिक जैम को दे रहा है। इसके अलावा एक सर्वे में दिल्ली के 66% लोगों ने यह माना था कि जब किसी अंडरपास या फ्लाईओवर के निर्माण के लिए किसी सड़क को बंद किया जाता है तो उसी दिन से वो ये मान लेते हैं कि अब 4-5 साल तक ये सड़क खुलने वाली नहीं है। इसलिए ये लोग या तो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं 4-5 साल के लिए, या कुछ मामलों में तो लोगों ने अपनी नौकरियां तक बदल ली। यानी लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने का इंतजार किया तो वो जीवन में केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित हो। हमारे देश में जो बाकी शहरों के और गांवों के लोग हमें देख रहे हैं वो भी ये मानते होंगे कि उनके यहां भी यही समस्या है। भारत के शहरी इलाकों में आज हर 6.5 किलोमीटर पर एक सड़क को किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए बंद कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी इन सड़कों की महीनों तक कोई मरम्मत नहीं होती। अकेले दिल्ली में 24% से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जिन्हें पिछले 5 साल में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 4 बार से ज्यादा बंद किया गया है। हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया था और देश की जनता पर बड़े अत्याचार किए। आजादी के बाद हमारे देश पर बड़े बड़े नेताओं ने राज किया और देश की जनता को वोट देने वाली एक मशीन बनाकर छोड़ दिया। देश की जनता का काम था 5 साल में एक बार वोट देना। सरकारों ने कभी भी इस तरह की कोई व्यवस्था बनने ही नहीं दी जिसमें जनता भी सरकार के कामकाज का हिसाब हर महीने ले सके और सवाल पूछ सके कि भाई ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, हमें जवाब चाहिए, और कौन सा अधिकारी या कौन सा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, अगर वो जिम्मेदार है तो हटाइए उसको। और कभी हमें यह विकल्प नहीं मिला कि जैसे हम प्राइवेट कंपनियों से बेहतर सेवाओं की मांग करते हैं वैसे ही हम सरकार से भी कर सकें। हमारे देश में सड़क और पुल बनाने जैसी कोई भी योजना कई कई वर्षों तक अधूरी पड़ी रहती है और देश की जनता उसकी वजह से अपने जीवन के कई कई साल ट्रैफिक जैम में खड़े खड़े बर्बाद कर देती है, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं होती। आप इस बात को समझिए, सरकारें मुफ्त में काम नहीं करती। सरकार जिस पैसे से ये सारी योजनाएं बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, पुल बना रही हैं, ये हमारे ही पैसे से बना रही हैं, क्योंकि देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है। और ये मत समझिए कि हाँ मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। आज देश का हर व्यक्ति जीएसटी देता है। हर वस्तु जो आप खरीदते हैं बाजार से, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, उस वस्तु पर हम टैक्स देते हैं। किसी पर 10% देते हैं, किसी पर 18% देते हैं, किसी पर 27% देते हैं, किसी पर 40% देते हैं, लेकिन टैक्स देते हैं। इसलिए यह मत समझिए कि टैक्स देने वाले वही लोग हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। देश का सबसे गरीब व्यक्ति भी जब कोई सामान खरीदने के लिए बाजार में जाता है तो वो भी टैक्स दे रहा है। उस हिसाब से देखें तो देश का हर व्यक्ति टैक्स पेयर है और उसी टैक्स के पैसे से ये योजनाएं चल रही हैं। इसलिए हर व्यक्ति को यह पूरा अधिकार है कि वो सरकार को, मंत्री को, उस विभाग के अधिकारियों को यह पूछ सके कि आपने काम टाइम पर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है। आज हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो ये बताती है कि भारत में कैसे कंस्ट्रक्शन के नाम पर आम लोगों के धैर्य का इम्तिहान लिया जाता है और उनकी ताकत को हमेशा कम करके आंका जाता है और सोचा जाता है कि वो तो सहनशील है। जब ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत से ज्यादा सहनशील लोग तो पूरी दुनिया में कहीं के भी नहीं है।
ये 2 साल से रोज कंटिन्यू जाम है, सुबह शाम का जाम नहीं है, पूरे दिन का जाम है। रोज सुबह शाम आना जाना होता है, रोज 1 घंटे जाम में फंसते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 1-1.5 घंटा रोज जाम में गाड़ी फंसी रहती है और यहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं है। काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। शाम के टाइम तो 2 घंटे का जाम लगता है यहाँ पे डेली का। अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला है नहीं, पता नहीं काम हो किसका रहा है, CPWD का या PWD का, आई डोंट नो। दिक्कत तो है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसको अवॉइड भी कैसे कर सकते हैं। दिक्कत तो रेगुलर ट्रेवल करते हैं, अभी तो थोड़ा ठीक है इसलिए जल्दी जा रहे हैं। अगर मान लो 5 बजे के बाद निकलते हैं तो बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, जो टाइम 20 मिनट का होता है वहाँ कम से कम 1 घंटा लग जाता है हमारा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। शाम को तो और ज़्यादा हो जाता है ये टाइम। बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो कितना टाइम लग जाता है इसका? इसमें तो टाइम लग ही जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। बच चलने में प्रॉब्लम तो होती ही है। कचरा बहुत है, इतना टाइम चल रहा है, इसको ठीक नहीं बना रहे अभी तक, काफ़ी टाइम हो गया। और दिक्कत ये देखो सड़क कैसी है, ट्रैफिक जाम है। ये आप देखिए एम्बुलेंस भी बीचों बीच में फंसी हुई है यहाँ पे। तो कुछ तस्वीरें हैं यहाँ की। तकरीबन 600 मीटर का ये पूरा रास्ता है जिसको दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर रखा है। कारण उसका ये है कि यहाँ से अभी तक मलबा हटाया नहीं गया है और जिस तरह का वो केव्ड सरफेस है वो अभी भी बना हुआ है। जिस तरह का जो मलबा गिरने की वजह से जो वहाँ पर गड्ढा हुआ था वो गड्ढा भी अभी है। इस बंद रास्ते की वजह से जो लेन है वो लेन आधी से भी कम खुली है। ये आप देख सकते हैं, आधी लेन यहाँ पर है, ये आधी लेन है सड़क की, ये आप देखिए। लेकिन इसको तकरीबन अगर हम लोग अंदाजन देखें तो 30% लेन है, बस खाली वही खुली है। आज ये खबर हमने आपको पब्लिक डिमांड पर दिखाई है। दिल्ली के हमारे जो दर्शक हैं और दिल्ली के लोग हैं वो ये चाहते थे कि हम डीएनए में इस समस्या को देश के सामने रखें और उन्हें हमसे बहुत उम्मीद है कि शायद हमारे इस समस्या को दिखाने के बाद कोई हल निकल सके, और इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को आपके सामने उठाया है, रखा है। आपने देखा होगा दिल्ली के लोगों को सिर्फ यही समस्या नहीं है, और दिल्ली क्या देश भर के लोगों को यह समस्या अक्सर रहती है कि सड़कों पर हमेशा गड्ढे रहते हैं, सड़कें टूटी रहती हैं और नई सड़क भी एक बरसात के बाद टूट जाती है। और अब हमारे देश के लोगों को गड्ढों वाली सड़क पर चलने की आदत पड़ चुकी है। हम कभी इस पर सवाल भी नहीं उठाते और अब हम ये मान चुके हैं कि सड़कें तो ऐसे ही मिलेंगी। विदेशों में सड़कों पर आपको एक गड्ढा भी नजर नहीं आएगा। किसी भी दूसरे देश में चले जाइए, हमारे देश में सड़कें बनाने में इतना भ्रष्टाचार है कि सड़कें एक बरसात में ही धंस जाती हैं और इस पर कभी कोई बात तक नहीं करता, कोई सवाल नहीं उठाता। नेता ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि वो मुंबई को शंघाई बना देंगे और दिल्ली को पेरिस जैसा बना देंगे, दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और दिल्ली के लोगों की तो बात ही क्या है। आज हम दिल्ली के लोगों के बारे में कहना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं, उनकी सहनशीलता की दाद देना चाहते हैं। देखिए कितने सहनशील हैं दिल्ली के लोग कि पहले शाहीन बाग पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था नए नागरिकता कानून की वजह से, उस दौरान 1 साल तक सड़क बंद रही, दिल्ली के लोग चुपचाप सहते रहे। उसके बाद किसान आंदोलन की वजह से 1 और साल तक दिल्ली की सीमाओं पर जितनी बड़ी बड़ी सड़कें थीं वो बंद रहीं। और अब सरकार भी अपने इन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से ये सड़कें भी बंद हैं और दिल्ली की जनता चुपचाप बिना कोई सवाल किए सहती जा रही है, खुश है। इस खबर में आपने ये देखा कि अगर आम लोगों को कमजोर समझ लिया जाए तो कैसे सरकार की पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ हो जाती है। और सरकारों को ये बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि आम लोग ही तो हैं, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये आवाज भी नहीं उठा पाएंगे और इनके तो जीवन में, इनकी नियति में यही लिखा है कि ये ट्रैफिक जैम में ही फंसे रहें। ये सरकारों की और नेताओं की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो आम लोगों की ताकत को कम करके आंकते हैं। आपने हाल ही में कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म देख ली होगी
और आपने ये भी देख लिया होगा कि आम लोगों की ताकत कितनी बड़ी होती है कि उन्होंने इस एक फिल्म को बिना प्रचार के, बिना प्रसार के सुपर हिट बना दिया। आम लोगों की ताकत है ये, इसमें किसी और की ताकत नहीं है। सरकारों को इसे केस स्टडी की तरह लेना चाहिए कि जब आम जनता अपनी किए पर उतर आती है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि यही आम लोग अपनी ताकत का जब इस्तेमाल करते हैं और जागरूक हो जाते हैं तो क्या होता है। एक और उदाहरण, जोमेटो नाम की एक फूड डिलीवरी कंपनी ने यह ऐलान किया कि वो अब 10 मिनट के अंदर खाना आपके घर पर डिलीवर कर देगी। आज दिन भर देश के लोगों ने इस कंपनी की बहुत ट्रोलिंग की, आलोचना की, और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई कंपनी तो आगे बढ़कर अपनी नई सेवा देने के लिए तैयार है। वो कह रही है कि हम तो पहले आधे घंटे में डिलीवरी देते थे, अब 10 मिनट में दे देंगे। लेकिन लोग उस सेवा को लेने से मना कर रहे हैं और उसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस तरह की सर्विसेज से ये कंपनी अपने डिलीवरी बॉयज और राइडर्स के साथ उनकी जान को खतरे में डाल रही है, और उनकी जान के साथ साथ सड़क पर जो दूसरे लोग हैं उनकी जान को भी खतरे में डाल रही है। क्योंकि जब आप अपने डिलीवरी बॉय को ये कहेंगे कि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी देनी है, तो वो किस तरह से गाड़ी चलाएगा, कैसे लापरवाही से गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उसके ऊपर दबाव होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जोमेटो को यह लगा था, यह उसकी बड़ी गलतफहमी थी कि उसकी यह सर्विस लोगों को बड़ी पसंद आएगी और इससे कंपनी के शेयर के भाव बढ़ जाएंगे स्टॉक मार्केट में। लेकिन भारत के आम लोग इस कंपनी को कुछ और ही घंटों में घुटनों पर ले आए। जब कंपनी ने यह ऐलान किया तो लोगों ने इस कंपनी को घुटनों पर टिका दिया। लोगों ने जोमेटो की इस नई सर्विस की बहुत आलोचना की और कहा कि ऐसा करके ये कंपनी अपने राइडर्स की जान को खतरे में डाल रही है। राइडर्स का मतलब या डिलीवरी बॉयज का मतलब उन लोगों से है जो इस कंपनी से हर ऑर्डर पर एक तय कीमत लेकर ग्राहकों तक उनके फूड ऑर्डर की डिलीवरी करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर खाना 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो किसी की मौत नहीं हो जाएगी। ऐसा हमारे देश में कोई आदमी नहीं जो इतना बुरी तरीके से भूखा होगा कि 10 मिनट में अगर उसका खाना ऑर्डर किया हुआ नहीं पहुंचा तो वो भूख से मर जाएगा। इतनी जल्दी किसी को नहीं है। लेकिन 10 मिनट में फूड डिलीवरी करने के लिए राइडर्स को अपनी जान जरूर खतरे में डालनी पड़ेगी, और जब वो सड़कों पर तेज स्पीड में अपनी बाइक चलाएंगे तो इससे दूसरे लोगों की जान को तो खतरा होगा ही, उनकी अपनी जान को भी बहुत खतरा हो सकता है। इस स्थिति को आप इन वीडियो से समझिए। आज दिन भर इस मामले पर, इस मुद्दे पर मीम्स चलते रहे और लोग ये कहते रहे कि अगर 10 मिनट में फूड डिलीवरी करनी हो तो फिर जो राइडर्स हैं उन्हें कुछ इस तरह से गाड़ी चलानी पड़ेगी। देखिए आप। तो आज लोग दिन भर सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स को पोस्ट करते रहे और कहते रहे कि अगर 10 मिनट में फूड डिलीवरी घर तक पहुंचानी है या कहीं तक भी पहुंचानी है तो फिर तो डिलीवरी बॉयज को ऐसे गाड़ी चलानी पड़ेगी, रेसिंग कार की तरह गाड़ी चलानी पड़ेगी। भारत के आम लोग जोमेटो से आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो 10 मिनट पहले ही ये तय करता है कि उसे आज क्या खाना है और 10 मिनट में अगर खाना नहीं पहुंचा तो वो भूखा मर जाएगा। जिस देश में ट्रैफिक जैम की वजह से लोग अपने समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते, अपनी मीटिंग में नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती, लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जैम में संघर्ष करना पड़ता है, वहां ऐसे देश में 10 मिनट में फूड डिलीवरी का वादा करना किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। लेकिन आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लोगों को बेवकूफ समझती हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हायर कर ली होती हैं जो कि बहुत मोटा पैसा लेकर उन्हें बताती हैं कि उन्हें किस तरह के विज्ञापन देने चाहिए, किस तरह के स्लोगन बनाने चाहिए, किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। और ऐसी ही किसी एजेंसी ने इस कंपनी को शायद ये राय दे दी होगी कि अगर वो ये कहेगी कि 10 मिनट में उनकी डिलीवरी पहुंच जाएगी तो ये जो स्कीम है ये सुपर हिट हो जाएगी और इसकी वजह से ही कंपनी ट्रेंड करने लगेगी, स्टॉक मार्केट में भाव ऊंचा हो जाएगा और
जो है इस कंपनी के वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आम लोगों की ताकत है जो इस तरह के झूठे वादों में अब आती नहीं है। दिल्ली में जो वाहनों की औसतन स्पीड है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, बेंगलुरु में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कोलकाता में 17 किलोमीटर प्रति घंटा और मुंबई में औसतन स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कंपनी ये दावा कर रही है कि इस औसत स्पीड वाले शहरों में वो 10 मिनट में आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचा देगी। सोचिए कैसा मजाक है। सोचिए जब इन शहरों में वाहनों की स्पीड इतनी कम है तो 10 मिनट में फूड ऑर्डर की डिलीवरी आखिर हो कैसे सकती है। हालांकि आम लोगों की नाराजगी के बाद जोमेटो की तरफ से सफाई आई और उसने कहा कि उसकी इस नई सर्विस जो है ये बहुत ही चुनिंदा इलाकों में सिर्फ पॉपुलर आइटम्स के लिए ही होगी और लेट डिलीवरी के लिए उनके राइडर्स पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और समय पर डिलीवरी के लिए भी उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब सवाल है कि जब कंपनी को यही सपना है जो पहले से ही चला आ रहा है तो फिर वो 10 मिनट में फूड डिलीवरी का दावा क्यों कर रही है। यानी एक तरह की फेक मार्केटिंग का हिस्सा है। और आजकल जैसा हम आपको बता रहे थे, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपना विज्ञापन प्रसारित करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए कंपनियां झूठ का सहारा लेती हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे दावे करती हैं जो कि पूरा करना संभव ही नहीं होता। और विज्ञापन की दुनिया ही ऐसी होती है जिसमें हर प्रोडक्ट के बारे में गलत दावे ही किए जाते हैं। और पुराने जमाने में लोग विज्ञापन देखकर उस चीज को खरीद भी लेते थे। लेकिन बार बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि अब देश की आम जनता जाग चुकी है, जागृत हो चुकी है। यह नया युग शुरू हो चुका है और आज जोमेटो जैसी कंपनियों को भी यह समझ लेना चाहिए। इसलिए नेताओं को तो यह समझना ही चाहिए, अफसरों को यह बात समझ लेनी चाहिए और प्राइवेट कंपनियों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता की ताकत को सर्वोपरि माना गया है और इस ताकत का एहसास एक जमाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी हुआ था, या समझ लीजिए उन्हें यह एहसास करना पड़ा था। देश की जनता ने यह एहसास उन्हें भी करवा दिया था। यह बात वर्ष 1931 की है। और आज ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर, क्योंकि शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि कल है और आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह बात 1931 की है जब शहीद भगत सिंह की फांसी के खिलाफ इसी देश के लोग महात्मा गांधी का विरोध कर रहे थे। और उस समय महात्मा गांधी को जनता की इसी ताकत से बचने के लिए शहीद भगत सिंह के पिता के साथ ट्रेन में सफर करना पड़ा था। महात्मा गांधी के जीवित रहते हुए और उनकी मृत्यु के बाद भी हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रद्द करवा सकते थे? क्या उनकी सजा को माफ करवा सकते थे या कम करवा सकते थे? और अगर करवा सकते थे तो फिर उन्होंने भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं? अब से कुछ घंटों के बाद 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति समझौते के बाद महात्मा गांधी का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ इस समझौते में भगत सिंह की फांसी को रद्द कराने के लिए कोई भी दबाव नहीं बनाया, जबकि वो ऐसा कर सकते थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वर्ष 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, वो कुछ ही महीनों के बाद काफी मजबूत हो गया था। इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने 390 किलोमीटर की दांडी यात्रा की थी और उन्हें 4 मई 1930 को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 25 जनवरी 1931 को जब महात्मा गांधी को बिना शर्त जेल से रिहा किया गया, तब वो ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि अंग्रेजी सरकार किसी भी कीमत पर उनका आंदोलन समाप्त कराना चाहती है और इसके लिए वो उनकी सारी शर्तें मान लेगी। और फिर 5 मार्च 1931 को यही हुआ। वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन पैक्ट के तहत नमक कानून और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए नेताओं को रिहा करने पर अपनी सहमति दे दी और महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए तैयार हो गए। सोचिए ये कैसा समझौता था। महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और अंग्रेज सरकार ने कह दिया कि हमने जिनको गिरफ्तार किया था हम उन्हें छोड़ देंगे और आपकी कुछ मांगों को भी मान लेंगे। लेकिन इस समझौते में भगत सिंह की फांसी का जिक्र तक नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में शामिल तमाम लोगों को तो छुड़वा लिया, लेकिन भगत सिंह को नहीं छुड़वाया। 1996 में आई एक किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में वकील और लेखक ए.जी. नूरानी लिखते हैं
कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे मन से भगत सिंह की फांसी को टालने की कोशिश नहीं की। अगर वो चाहते तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना सकते थे और इस दबाव बनाकर तत्कालीन वाइस रॉय को इसके लिए राजी कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा किया नहीं। 1930 और 31 का साल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम साबित हुआ। यह वो समय था जब देश में लोगों की जुबान पर महात्मा गांधी का नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह का नाम था। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि महात्मा गांधी देश को अंग्रेजों से आजाद तो कराना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो अंग्रेजों के दुश्मन भी नहीं बनना चाहते, वो अंग्रेजों के बुरे नहीं बनना चाहते, वो अंग्रेजों की दुश्मनी झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जबकि भगत सिंह का मकसद बिल्कुल स्पष्ट था। वो अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर भारत से भगाना चाहते थे और बड़ी संख्या में लोगों का प्यार और समर्थन उस समय भगत सिंह को मिल रहा था। 23 मार्च को जब लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, तब इससे कुछ ही घंटे पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी थी, जो आज मैं अपने साथ लाया हूं। इसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश सरकार को फांसी की सजा को कम सजा में बदलने पर विचार करना चाहिए, यानी फांसी की सजा को कम कर दिया जाए। उन्होंने लिखा था कि इस पर ज्यादातर लोगों का मत सही हो या गलत, लेकिन लोग फांसी की सजा को कम सजा में बदलवाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा, अगर भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई तो देश में आंतरिक अशांति फैल सकती है। लेकिन उन्होंने इस चिट्ठी में कहीं पर भी जोर देकर यह नहीं लिखा कि भगत सिंह को फांसी की सजा देना गलत होगा। उन्हें बस इस बात का डर था कि लोग इसके खिलाफ हैं और अगर यह फांसी दी गई तो हिंसा का माहौल बन सकता है, हिंसा फैल सकती है, दंगे हो सकते हैं। महात्मा गांधी इसी चिट्ठी में आगे ये भी बताते हैं कि वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने पिछली बैठक में अपने फैसले को बदलने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गांधी इस पर उन्हें विचार करने के लिए कहते हैं तो वो इस पर सोचेंगे जरूर। तो आज वो चिट्ठी मैं लेकर आया हूं, M.K. गांधी ने लिखी थी और पता लिखा है 1 दरियागंज, यानी ये दिल्ली के दरियागंज से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी 23 मार्च 1931 को, द वाइस रॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने लिखा है, डियर फ्रेंड, इट सीम्स क्रूअल टू इन्फ्लिक्ट दिस लेटर ऑन यू, बट द इंटरेस्ट ऑफ पीस डिमांड्स अ फाइनल अपील। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि आप मेरे साथ काफी फ्रैंक थे, ये बताने के लिए कि आप जो है इस पर पुनर्विचार शायद नहीं करेंगे। फिर भी वो लिख रहे हैं कि इफ देयर इज एनी रूम लेफ्ट फॉर रिकंसिडरेशन आई इनवाइट योर अटेंशन टू द फॉलोइंग। फिर लिखते हैं, पॉपुलर ओपिनियन राइटली और रॉन्गली डिमांड्स कम्युनिकेशन। यहां देखिए इसी में पेच है। वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलर ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, लोकप्रिय मत जो है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन वो ये डिमांड कर रहा है कि भगत सिंह की सजा को कम कर दिया जाए। और फिर वो आगे इसी तरह की बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हो सके तो इसके बारे में आप पुनर्विचार कीजिए। तो ये चिट्ठी को जब आप पढ़ेंगे, पूरी भाषा जो है वो ऐसी है कि महात्मा गांधी चिट्ठी लिखना भी चाहते थे, लेकिन साथ ये भी चाहते थे कि अंदर ही अंदर उनकी इच्छा शायद ये रही हो कि इस चिट्ठी पर अंग्रेज सरकार पुनर्विचार ना करे, ताकि वो आगे चलकर ये कहें कि देखिए मैंने तो चिट्ठी लिख भी दी, चिट्ठी तो लिख दी लेकिन काम नहीं हुआ। और इसीलिए इस चिट्ठी के बावजूद भी अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को छोड़ा नहीं। महात्मा गांधी ने कभी भी दिल से भगत सिंह की फांसी को रद्द करवाने का प्रयास नहीं किया और इस चिट्ठी को पढ़कर लगता है कि यह चिट्ठी उन्होंने दिल से नहीं लिखी थी। 18 फरवरी 1931 को उन्होंने खुद अपने एक लेख में यह माना कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी कभी नहीं चाहती थी कि जब गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के लिए बातचीत शुरू हो तो इसमें भगत सिंह की फांसी को रद्द करवाने की शर्त भी जोड़ी जाए। कांग्रेस ये चाहती ही नहीं थी। महात्मा गांधी ने यह जानते हुए भी उस समय भगत सिंह का खुलकर साथ नहीं दिया कि अंग्रेजी सरकार ने उनके खिलाफ एक तरफा मुकदमा चलाया था। यह बात महात्मा गांधी जानते थे कि भगत सिंह के साथ नाइंसाफी हो रही है। भगत सिंह की सजा ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए हुई थी, लेकिन इस मामले में अंग्रेजी सरकार मुकदमा शुरू होने से पहले ही भगत सिंह के खिलाफ अपना फैसला सुना चुकी थी। इसके लिए तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को एक अध्यादेश पास किया, जिसके तहत हाईकोर्ट के 3 जजेस का एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया और इस ट्राइब्यूनल का मकसद था भगत सिंह को जल्द से जल्द फांसी की सजा देना।
बड़ी बात यह थी कि इन तीनों जजेस के फैसले को भारत की ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अपील के लिए सिर्फ एक विकल्प दिया गया था जो बहुत मुश्किल था। इसमें कहा गया कि इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में ही इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। यानी यह विकल्प पूरी तरह से दिखावटी था। अंग्रेज जानते थे कि भगत सिंह कभी भी इंग्लैंड में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। इसके अलावा जब भगत सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा था, तब उनके वकील राम कपूर ने अदालत से 457 गवाहों से सवाल पूछने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 लोगों से ही सवाल पूछने की इजाजत मिली। यानी भगत सिंह के खिलाफ एक तरफा मुकदमा चलाया गया और अंग्रेज सरकार ने न्याय के सिद्धांत का गला घोंट दिया। और इसी तरह 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महात्मा गांधी ये सब बातें अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था अंग्रेज सरकार भगत सिंह को मौत की सजा देने के लिए बेकरार है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी भगत सिंह की फांसी रद्द करवाने के लिए ना तो कोई आंदोलन किया, ना कोई भूख हड़ताल की, जबकि वो ऐसा कर सकते थे। और यह बात उस समय भारत के लोगों को बहुत चुभ गई थी। और यही वजह है कि इस फांसी के 3 दिन के बाद, याद रखिए, इस फांसी के 3 दिन के बाद जब 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, उस समय महात्मा गांधी के फैसले से नाराज लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे। और ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी इस विरोध से बचने के लिए ट्रेन में अपने साथ भगत सिंह के पिता को बैठाकर ले गए थे। और उन्होंने इस अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव में भगत सिंह के भी कुछ विचारों को शामिल करने पर अपनी सहमति दे दी, जिससे उनके खिलाफ नाराजगी कम हो सके। यानी जनता की ताकत और उसके गुस्से ने उस जमाने में महात्मा गांधी को भी चिंतित कर दिया था और उन्हें लोगों के इस गुस्से से बचने के लिए भगत सिंह के पिता का सहारा लेना पड़ा था। एक और बात जिसका इतिहास में ज्यादा अवलोकन नहीं हुआ, वो ये कि भगत सिंह की फांसी के बाद जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत नाराजगी थी, तब गांधी सितंबर 1931 में लंदन में होने वाली दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से शामिल होने के लिए चले गए थे। इसे तब भगत सिंह की फांसी के अपमान के रूप में देखा गया था, क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेजों ने भगत सिंह को मौत की सजा दी, उन्हें फांसी पर लटका दिया, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी लंदन में अंग्रेजों से बात करने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज महात्मा गांधी का बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं लंदन में। यह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर से दिसंबर महीने तक चली थी, जिसमें भारत को और ज्यादा संवैधानिक अधिकार देने पर चर्चा हुई थी। और उस समय की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं, आप भी देख सकते हैं। ये वो जमाना था जब महात्मा गांधी अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह स्थापित कर रहे थे। जब वो लंदन गए, दुनिया भर के अखबारों ने, दुनिया भर के मीडिया ने उनकी कवरेज की, बड़े बड़े अखबारों में उनकी तस्वीरें छपी और महात्मा गांधी को ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उनका खूब आदर सत्कार किया। अब आप सोचिए, लेकिन भगत सिंह के घर में तब अंधेरा छाया हुआ था। भगत सिंह खुद भी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सजा को रद्द किया जाए। देश की आजादी के लिए उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। सोचिए, उस समय भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनके जीवित रहने की शर्तें और सिद्धांत बिल्कुल अलग थे। और एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, मैं आज एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता हूं, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। अपनी एक और चिट्ठी में उन्होंने आगे भी लिखा कि मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। सोचिए, भगत सिंह 23 साल के थे और उन्हें अपनी जान से ज्यादा अपने देश की आजादी प्यारी थी, और वो फांसी के इस फंदे को चूमने के लिए बेकरार थे, बेताब थे। उधर अंग्रेज बेताब थे उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा बेताब थे खुद भगत सिंह
फांसी के फंदे को चूमने के लिए, फांसी पर लटक जाने के लिए। और महात्मा गांधी उसके बाद लंदन जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित करते हैं, अंग्रेजों के आदर सत्कार का पूरा लाभ लेते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम भारत के करोड़ों छात्रों के स्कूल और कॉलेज के जीवन के बारे में एक बहुत बड़ी खबर बताएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने कहा है कि अब से केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में 12वीं कक्षा के नंबरों के आधार पर एडमिशन नहीं होगा, बल्कि इसके लिए छात्रों को अब अलग से प्रवेश परीक्षा देनी होगी। बहुत बड़ी खबर है भारत के छात्रों के लिए इस ब्रेक के बाद। और अब हम देश के करोड़ों छात्रों के स्कूल और कॉलेज के जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने यह फैसला किया है कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि इसकी जगह छात्रों को अलग से एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी और इसमें छात्रों की जो रैंक आएगी उसके हिसाब से उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। भारत में हर साल औसतन 1.5 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देते हैं। इसलिए यह खबर उन करोड़ों बच्चों और उनके माता पिता से, उनके परिवारों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसलिए हम सरल भाषा में ये पूरी खबर अब आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए और अगर आपको समझ में आ जाती है ये खबर तो आप अपने दोस्तों और बाकी के परिवारों को भी, छात्रों को भी ये बात बता सकते हैं। सबसे पहले आपको यूजीसी के इस नए फैसले के बारे में जानना चाहिए। यूजीसी ने कहा है कि जो छात्र भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसमें उनकी 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि इसकी जगह उन्हें एक अलग से प्रवेश परीक्षा देनी होगी और इस परीक्षा का नाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET। हमारे देश में इस समय कुल मिलाकर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है कि ये विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और यह फैसला भी इन्हीं विश्वविद्यालयों और इनके मान्यता प्राप्त कॉलेजों पर लागू होगा। सरल शब्दों में कहें तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होते हैं, वो इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको वहां एडमिशन लेना है तो अब वहां 12वीं की मार्कशीट नहीं चलेगी। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस फैसले की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब यह है कि हर साल भारत में औसतन 1.5 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देते हैं और यह परीक्षाएं अलग अलग शिक्षा बोर्ड्स के माध्यम से होती हैं। जैसे CBSE का बोर्ड है, ICSE बोर्ड है। इसके अलावा हर राज्य का अपना एक अलग शिक्षा बोर्ड होता है और अब इन शिक्षा बोर्ड्स में सिलेबस, प्रश्न पत्रों की जटिलता और छात्रों के मूल्यांकन का आधार भी अलग अलग होता है, जिससे कुछ बोर्ड्स में छात्र बड़ी आसानी से बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं, 90% से भी ज्यादा नंबर आसानी से आ जाते हैं, जबकि कुछ बोर्ड्स में इतनी सख्ती होती है कि छात्रों के लिए 80% स्कोर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी जो हर बोर्ड है उसके अलग अलग उसके जो प्रश्न पत्र होते हैं, सिलेबस होता है, सब अलग होता है। इससे होता यह है कि जब परीक्षा के बाद ये सारे छात्र किसी एक विश्वविद्यालय में जाते हैं तो ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को दाखिला पहले मिल जाता है, जबकि कम नंबर वाले छात्र पीछे रह जाते हैं। जबकि दोनों के मूल्यांकन का आधार उनके अपने अपने शिक्षा बोर्ड के आधार पर होता है। लेकिन विश्वविद्यालयों में दाखिले के समय यह बात मायने नहीं रखती कि किसने नंबर पाने के लिए कितना परिश्रम किया। इसलिए यूजीसी को लगता है कि अगर छात्र कॉलेजों में दाखिले के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो इससे सभी छात्रों को बराबरी का हक मिलेगा और छात्रों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता भी बनी रहेगी। इस एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आज आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यह फैसला उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आते हैं, जैसे दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली का सेंट स्टीफेंस कॉलेज। यहां दाखिले के लिए अब यही एंट्रेंस एग्जाम अनिवार्य होगा, इनके अपने नियम कानून नहीं चलेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस फैसले का
आरक्षण व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉलेजों में दाखिले के लिए जो आरक्षण कोटा पहले से लागू है उसे यूजीसी ने भी बरकरार रखा है। कुछ लोगों ने इस पर हमारे देश के छात्रों को गुमराह करना शुरू कर दिया है, इसलिए आपको अफवाहों से भी बचकर रहना है और सारी जानकारी आज हम आपके सामने रख रहे हैं, सही जानकारी। यह एंट्रेंस एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा और यही एजेंसी जेईई और नीट की परीक्षा का भी आयोजन करती है। इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए छात्रों को कहीं भी जाना नहीं होगा, बल्कि वो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही यह परीक्षा दे सकेंगे। यूजीसी ने कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इस परीक्षा का आयोजन होगा, इसलिए नोट कर लीजिए जुलाई महीने के पहले हफ्ते में यह परीक्षा होगी और इस परीक्षा में 12वीं कक्षा के सिलेबस के ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा यह परीक्षा 13 भाषाओं में दी जा सकती है और ये भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज, बांग्ला, पंजाबी और उड़िया। इस टेस्ट के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा छात्रों की पसंदीदा भाषा के आधार पर तैयार होगा। दूसरे हिस्से में छात्रों की किसी एक विषय में योग्यता का आंकलन होगा, जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास या बिजनेस स्टडीज। और तीसरे हिस्से में सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, बुनियादी गणित जैसे विषयों के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इन तीनों परीक्षाओं में पहला टेस्ट सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरा और तीसरा टेस्ट छात्र के चयनित विषय पर निर्भर करेगा। लेकिन जब स्कूल खुले तो हम लोग का गेम नहीं किया। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बिकॉज इससे जो है एक लेवल का जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमें 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज लानी होगी ताकि हमें एक अच्छा कॉलेज मिले, वो कहीं हद तक कम हुआ है। सबको अपना टैलेंट शो करने का टाइम है, सबके पास मेहनत करने का टाइम है। जो भी हमारा एजुकेशन में टाइम लॉस हुआ है पिछले 2 साल में, आई थिंक हम उसको कवर अप कर सकते हैं। बोर्ड का एक डेफिनेट सिलेबस होता है और उसी से जितने भी मोस्ट ऑफ द कॉलेज होते हैं उसी के बेसिस पे करते हैं। अब अगर सेपरेट टेस्ट हो रहा है तो जिस कॉलेज को जिस हिसाब से मतलब चाहिए रिक्वायरमेंट्स है वो उस हिसाब से टेस्ट डिज़ाइन करेंगे, तो कॉलेज को अच्छे स्टूडेंट्स को जज करना आसान हो जाएगा अगर ये टेस्ट के मेथड से हुआ और स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था कि बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन के हिसाब से नीट और जेईई में डिवाइड हो जाते थे, तो होता क्या था कि बच्चे जहाँ पे अगर नीट में वो अपना रैंक स्कोर नहीं कर पा रहे तो उनको फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करना होता था, उनको एक और मौका नहीं मिलता था। बट अब इधर क्या होगा कि बच्चों को एक और मौका मिलेगा टू प्रूव देमसेल्फ और ट्राई देमसेल्फ इन CUCT एग्जाम। जो रूरल एरिया से बच्चे आ रहे हैं, मे बी लाइक 2 साल का जो हमारा गैप हुआ है उसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन की फैसिलिटी थी वो ढंग से प्रोवाइड नहीं हो पाई है रूरल एरियाज में बेसिकली। तो उनके लिए मे बी कंपटीशन बढ़ेगा, बिकॉज अर्बन एरिया से भी बच्चे आएंगे और वो उनके साथ कंपटीशन करेंगे। जो स्टूडेंट्स को मींस जज किया जाता था कि 12th क्लास में आपकी परसेंटेज नहीं आई तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बट अब आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ बिगनिंग, मतलब आप शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। अब क्या होता है यूजी एडमिशन्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने 12th स्टैंडर्ड मार्क्स को यूज़ करते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने आप इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। और हमारा देश में देर आर मेनी बोर्ड्स और देर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वे दे अवार्ड द मार्क्स फॉर द 12th स्टैंडर्ड। सो देर आर 2 reasons. One is to provide a level playing ground to all the students और दूसरा स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करने के लिए हम ये फैसला लिया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट करेंगे। तो हमारे देश के जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा का एग्जाम इस साल दिया है, बोर्ड का एग्जाम दिया है, जो देने वाले हैं, उनके जीवन पर इस नए फैसले का बहुत असर पड़ेगा। हमने आपको आज सारी डिटेल्स देने की कोशिश की हैं, आप भी इसके बारे में और पता कीजिए। और बड़ी बात जो है, एक लाइन में अगर हम आपको बताएं तो वो ये है कि इससे पहले 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में आपको जो अंक मिलते थे उसके आधार पर आपको कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था, लेकिन अब आपको 12वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा में जो आपको अंक मिले हैं उसके आधार पर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जहां तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सवाल है, अब आपको उसके लिए भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे आप बाकी के कोर्सेज के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे नीट या जेईई का एग्जाम आप देते हैं।
एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पीछे की जो जनरेशन थी वो हमेशा उसे 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा और 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा को लेकर ही हमेशा वो जो पीढ़ी थी पूरी स्ट्रेस में रहती थी। अब तक भी छात्र यही सोचते थे कि उनका पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि 12वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा में उनके कितने नंबर आते हैं। और अब ये बात बदलने जा रही है। अब आपके बोर्ड में अगर कम नंबर भी आए हैं बोर्ड की परीक्षा में, लेकिन अगर आप मेधावी हैं, आप मेहनती हैं और आप अपने अगले एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अब आखिर में एक खबर आपको श्रीलंका से दिखाते हैं, जहां तेल ने वहां की सरकार का तेल निकाल दिया है। श्रीलंका में तेल का संकट अब इस कदर गंभीर हो चुका है कि वहां पेट्रोल पंप्स पर भी सेना को तैनात कर दिया गया है। श्रीलंका में इस वक्त पेट्रोल, डीजल और केरोसिन हासिल करना किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसके लिए वहां लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं और लोगों के बीच हिंसा हो रही है इस बात को लेकर कि पेट्रोल कौन पहले लेगा, डीजल पहले कौन लेगा। और इन झड़पों में भी अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी पेट्रोल और डीजल पर वहां दंगे हो रहे हैं। श्रीलंका में इस संकट की एक बड़ी वजह रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ा हुआ युद्ध है। और इसके अलावा श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो ऐतिहासिक रूप से गिर चुका है, यानी विदेशी मुद्रा श्रीलंका के पास खत्म हो रही है और वो कच्चा तेल अब खरीद नहीं पा रहा है। वहां पर कच्चे तेल की कमी की वजह से अब पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। लंबी लंबी लाइनें जैसा कि आप यहां देख रहे हैं लगी हुई हैं, और क्योंकि वहां दंगे होने लगे थे पेट्रोल और डीजल की वजह से, इसलिए अब वहां की सरकार ने पेट्रोल पंप्स पर सेना को तैनात कर दिया है। तो दुनिया में आपको देखना चाहिए क्या क्या हो रहा है। और आखिर में अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।